नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कई सारी बातें हमने पढ़ ली है। हमने मंडोर शाखा के जितने भी शासक हुए हैं सब के बारे में अध्ययन कर लिया है और हम भीनमाल और जालोर शाखा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें भी हमने नागभट्ट प्रथम के बारे में देख लिया था, कपुस्त और देवराज के बारे में अध्ययन कर लिया था। फिर जालोर वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वत्सराज, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। सबसे अंत में हमने हमारी अंतिम क्लास थी इस विषय से जुड़ी हुई, उसमें हम नागभट्ट सेकंड के बारे में बात कर रहे थे। नागभट्ट सेकंड के बारे में हमने कई सारी बातें कर ली है, जैसे बकुल अभिलेख में इनको परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया है। इनका दरबार भी नागौलोक का दरबार कहलाता है। नागभट्ट प्रथम का दरबार भी नागौलोक का दरबार कहलाता था। ग्वालियर अभिलेख में उनको भीनमाल शाखा के संदर्भ में प्रतिहारों का कर्ण कहा गया है, क्योंकि उन्होंने डीडवाना और कालिंदर क्षेत्र में कुछ भूमिदान दिया था, इसलिए दान देने की उनकी प्रवृत्ति, जो उनकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी रुचि है, उस वजह से उनको आपके कर्ण कहा गया था। फिर हम इनकी राजनीतिक संघर्षों के बारे में पढ़ रहे थे। जो नागभट्ट सेकंड है उनके हम राजनीतिक संघर्षों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने कुछ बातें आपके पढ़ ली थी। हमने कहा था कि इनके संघर्ष तीन आपके स्तर पर होते हैं। एक तो इनका संघर्ष आपके राष्ट्रकूटों से होता है, क्योंकि एक त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग ले रहे हैं। एक इनका संघर्ष आपके पाल वंश के शासकों से होता है और एक इनका संघर्ष आपके विदेशी सत्ता से होता है। और इनमें हमने जो प्रारंभिक जो ये दो बातें हैं, इनकी बात हमने पिछले क्लास में कर ली थी। अगर हम संक्षिप्त रूप से उस बात को देखेंगे तो हमें पता है कि जो गोविंद तृतीय है राष्ट्रकूटों के शासक, उन्होंने निश्चित रूप से नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था। जो आपके शिशु अभिलेख है, राधनपुर अभिलेख है, या फिर हम कह सकते हैं नीलगुंड अभिलेख है, मन्य अभिलेख है, उसमें इस बात का जिक्र है कि गोविंद तृतीय आपके विजित हुए और नागभट्ट सेकंड पराजित हुए। लेकिन इसके बाद भी नागभट्ट सेकंड ने अपनी शक्ति को फिर से आपके हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित किया, उस सैन्य शक्ति को उसकी योग्यता में बदलाव किया और उन्होंने पाल वंश के शासक को संघर्ष किया था। और उस पाल वंश के शासक में हम देखते हैं उन्होंने जो मुंगेर में युद्ध हुआ था 816 ईस्वी सन में, उनमें धर्मपाल को आपके परास्त करके एक प्रकार से कन्नौज पर नियंत्रण बनाए रखा। और जो आपके नागभट्ट सेकंड है उन्होंने ही कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है। कन्नौज को जीतने का श्रेय वत्सराज को देते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसको राजधानी बनाने का श्रेय जिस शासक को हम देते हैं वो और कोई नहीं, विद्यार्थी आपके नागभट्ट सेकंड है। तो जो आज का हमारा जो तीसरा पॉइंट बाकी रह गया था पिछली क्लास में, विदेशी सत्ता से संघर्ष। विदेशी सत्ता संघर्ष का मतलब यहाँ पर ही हो गया, हम सब जानते हैं कि जो आपके अरब आक्रमणकारी थे या फिर आपके सिंध के क्षेत्र पर आसपास के जो आपके शासक थे, वो कई बार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, वहां के क्षेत्रों को हथियाने का प्रयास करते थे। तो उस समय हमारी जो भारत के संदर्भ में जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो राजपूताना क्षेत्र है, वहां पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में जो वंश आपके कार्य कर रहा था वो आपकी गुर्जर प्रतिहारी था। और जो समय शासक हमें नजर आ रहे हैं वो और कोई नहीं, विद्यार्थी आपके नागभट्ट सेकंड है। विदेश सत्ता के संघर्ष में निश्चित रूप से आपके नागभट्ट सेकंड विजय रहे हैं। इसमें उन्होंने जो अरबी क्षेत्र के जो आपके आक्रमणकारी हैं या फिर जो आपके सिंध क्षेत्र के जो आपके हमलावर हैं, उनसे हमारी जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, उससे उत्तरी पश्चिमी सीमाएं हैं, उनकी सुरक्षा की है। और इस बात की जानकारी हमें दो आपके कह सकते हैं कि स्रोतों से मिल जाती है। एक ग्रंथ है विद्यार्थियों आपके प्रबंध कोश, नाम आप याद रखेंगे, अक्सर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा पूछते हैं। जो प्रबंध कोश आपके जो ग्रंथ है उसमें कहा गया था कि जो चहमान वंश के शासक थे गोविंदराज या गुवक प्रथम, उन्होंने अपने स्वामी की ओर से युद्ध करते हुए जो सिंध क्षेत्र के आपके एक गवर्नर है सुल्तान बेग वारिस, उनको परास्त किया था। तो इस प्रबंध कोश में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि चहमान वंश के जो आपके व्यक्ति है गुवक प्रथम, जिन्होंने सिंध क्षेत्र के जो गवर्नर है सुल्तान बेग वारिस, उनको परास्त किया था। और इसी में हमें ये बात जानकारी मिल जाती है कि जो ये गुवक प्रथम है या फिर जो गोविंदराज है, एक प्रकार से प्रतिहारों के और जो आपके नागभट्ट सेकंड है उनके सामने थे। तो यहाँ पर जो गुवक प्रथम ने विजय हासिल की है वो आपके प्रतिहारों की ओर से ही की है, वो आपके नागभट्ट सेकंड की ओर से ही की है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि नागभट्ट सेकंड ने इन्हीं गोविंदराज या गुवक प्रथम को वीर की उपाधि भी दी थी। तो एक तो हमारे सामने ये आपके बात आ गई कि जो प्रबंध कोश ग्रंथ है उसमें यह बात लिखी गई है कि जो चहमान शासक है, जो चौहान आपके वंश शासक है गुवक प्रथम, उन्होंने आपके युद्ध किया है नागभट्ट सेकंड की ओर से। और उन्होंने जिसको परास्त किया है वो है सुल्तान बेग वारिस। सिंध के आपके सुल्तान या गवर्नर थे सुल्तान बेग वारिस, इनको परास्त किया था। और इनको परास्त करने के बाद में ही जो गुवक सेकंड है उनको आपके जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि विद्यार्थियों आपके वीर की उपाधि थी। और ये वीर की उपाधि नागभट्ट सेकंड ने इनको दी है। यह प्रबंध कोश ग्रंथ विदेशी सत्ता से
संघर्ष करने की बात स्वीकार करता है और उस संघर्ष में आपके निश्चित रूप से नागभट्ट सेकंड की आपकी जीत हुई है। ऐसे ही आपके एक और आपके ग्रंथ है खुमान रासो, दलपत विजय का, ये आपके खुमान रासो। कई आपने पुस्तकों में, कई आपके ग्रंथों पढ़ा होगा, दलपत विजय की पुस्तक है और इसमें भी निश्चित रूप से जो ये विदेश सत्ता से संघर्ष है उसकी जानकारी मिलती है। जैसे जो खुमान रासो है उसमें कहा गया था कि जो खुमान वंशी आपके जो शासक है, जो आप माफ कीजिए गुइल वंशी जो शासक है आपके खुमान, उन्होंने नागभट्ट सेकंड की ओर से भाग लेते हुए सुल्तान बेग वारिस को परास्त किया है, अपने स्वामी की ओर से युद्ध करते हुए उसके शत्रु को परास्त किया। तो जो खुमान रासो पुस्तक है उसमें भी इस बात के जिक्र मिल जाता है। अब जो ये दोनों ग्रंथ है विद्यार्थियों, अब अगर साधारण रूप से देखें तो इसमें हमें एक बात पता लग रही है कि निश्चित रूप से विजय हुई है आपके नागभट्ट सेकंड की। चलिए एक बात तो ये हो गई, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इन दोनों ही ग्रंथों से एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि जब अपने प्रतिहार राजवंश अपने चरम पर था और राजपूताना के आसपास दूसरे राजवंश उदय होने की स्थिति में थे, तो हम देखते हैं जैसे चौहान राजवंश हो गया, गुहिल राजवंश हो गया, वो निश्चित रूप से प्रतिहारों के सामंत के रूप में नजर आ रहे हैं। एक तो चौहान वंश निश्चित रूप से गुर्जर प्रतिहारों के सामंत की भूमिका में है और दूसरे विद्यार्थी आपके गुहिल वंश, प्रारंभिक गुहिल शासक भी आपके गुर्जर प्रतिहारों के आपके सामंत है। ये बात खुमान रासो से भी पता लग जाती है, ये बात हमें प्रबंध कोश से भी पता लग जाती है। वैसे हमने कई सारे नाम पढ़े हैं, जैसे हमने नागभट्ट प्रथम का नाम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था नागभट्ट प्रथम ने बड़ौद क्षेत्र से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए या फिर कह सकते हैं म्लेच्छों का दमन करने के लिए, क्योंकि जो विदेश शासक होते हैं उनको जो हमारे पुराने जो संस्कृत भाषा ग्रंथ म्लेच्छ कहा गया उनमें, तो उनको बड़ौद क्षेत्र में परास्त करने के लिए जो एक चौहान शासक थे उनकी सहायता ली थी, जो सामंत की भूमिका निभा रहे थे वृत्रपट सेकंड। तो चौहान वंशी वृत्रपट सेकंड नागभट्ट प्रथम के विद्यार्थी आपके सामंत थे। फिर हमने देखा था वत्सराज के समय, जब वत्सराज ने पाल वंश के शासकों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो उस समय भी जो चौहान वंश शासक थे दुर्लभराज फर्स्ट, उन्होंने भी विद्यार्थियों आपके एक तरह से प्रतिहारों के अधीनस्थ या प्रतिहारों के सामंत के रूप में उस संघर्ष में आपके भाग लिया था। तो हमने दुर्लभराज फर्स्ट को भी सामंत के रूप में देख लिया, हमने वृत्रपट सेकंड को भी सामंत के रूप में देख लिया, और अब हम देख रहे हैं विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपके गुहक प्रथम है वो भी आपके एक प्रकार से सामंत के रूप में है। तो कई सारे साक्ष्य हैं, कई सारे सबूत हैं जो ये कह रहे हैं, जो ये प्रकट करते हैं उस स्थिति को जहां पर आपके चौहान निश्चित रूप से प्रारंभिक रूप में आपके गुर्जर प्रतिहारों को सामंत रहे। और वैसी स्थिति विद्यार्थी गुहिल वंश की थी, खुमान रासो से बात पता भी लग जाती है। तो ये दोनों ही आपके जो ग्रंथ हैं, उन दोनों ग्रंथों से विद्यार्थियों जो विदेश सत्ता है, जो अरब आक्रमणकारी है, सिंध क्षेत्र से आक्रमण करने वाले हैं, उनको पराजित करने का विद्यार्थी आपके नागभट्ट सेकंड ने किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नागभट्ट सेकंड निश्चित रूप से एक आपके सैनिक उपलब्धि वाले शासक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रकूटों संघर्ष किया, जिन्होंने पाल वंश के शासकों संघर्ष किया और विदेश सत्ता से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की आपकी सुरक्षा की। इसमें विद्यार्थी एक बात आपको और ध्यान रखना है, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ग्वालियर प्रशस्ति, और हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम हीर भोज या भोज प्रथम कार्य पढ़ेंगे। ग्वालियर प्रशस्ति में काव्यात्मक शैली में एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रशंसा के रूप में जो नागभट्ट सेकंड है उसकी विजयों का जिक्र किया है। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति में एक बात कही गई है कि जिस प्रकार पतंगे, जो कीट पतंग होते हैं, वो अग्नि की ओर खींचे चले आते हैं, ठीक वैसे जो आंध्र क्षेत्र के शासक है, सिंधु क्षेत्र के शासक है, विदर्भ क्षेत्र के शासक है, कलिंग क्षेत्र के शासक है, वो भी नागभट्ट द्वितीय की सत्ता, उसकी शक्ति की ओर खींचे चले आते हैं। काव्यात्मक शैली में बात की गई है, लेकिन इसमें देखो चार आपके बातें, चार शत्रु का नाम जरूर है। आंध्र क्षेत्र, इसके बाद में जो आपके सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, उसके बाद में विदर्भ क्षेत्र, और अंत में एक नाम आया आपके कलिंग क्षेत्र। ये प्रत्यक्ष रूप से काव्यात्मक शैली से बात की गई है कि वे इन क्षेत्रों पर कहीं न कहीं विजय हासिल करने का काम आपके हम कह सकते हैं कि नागभट्ट सेकंड ने किया। आंध्र से आपके संबंध हो गया कि जो नर्मदा या कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है, वर्तमान में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के आसपास वाला भाग है, उसका संबंध किया गया है। सिंधु आप सब जानते ही हो, विदर्भ ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ भाग है, और कलिंग ये आपके उड़ीसा से जुड़ा हुआ आपके भाग है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों को जीतने का श्रेय भी आपके नागभट्ट सेकंड को दिया। हालांकि जो पुरातात्विक स्तर पर इतने साक्ष्य नहीं मिलते कि ये जीत हम निश्चित रूप से कह पाए, लेकिन क्योंकि ग्वालियर प्रशस्ति भी एक प्रकार से अभिलेख की साक्ष्य ही है, हालांकि वो प्रशंसात्मक रूप में लिखी गई है, लेकिन फिर भी हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बात है, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो काव्यात्मक शैली की बात कही गई है, किस शासक के लिए कही गई है, तो और कोई नहीं विद्यार्थी नागभट्ट सेकंड के लिए कही गई। इसमें इतनी बात नहीं कही है, इसमें और भी एक बात कही गई, जैसे उसमें लिखा गया था आनर्त क्षेत्र,
जो मालवा क्षेत्र है, वत्स क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, किरात क्षेत्र है, तुरस्क क्षेत्र है, इनको भी जीतने के श्रेय विद्यार्थियों आपके जिस शासक को दिया गया है वो शासक और कोई नहीं आपके नागभट्ट शकीन है। खूब सारे क्षेत्र दिए गए, जैसे एक नाम दिया गया आपके अनर्थ, एक नाम दिया गया आपके किरात, फिर नाम दिया गया आपके वत्स, इसके बाद में जो आपके वत्स के बाद में जो अगला क्षेत्र आपके दिया गया है इसी में मालवा क्षेत्र। तो ऐसे देखेंगे आपके खूब सारे क्षेत्र दिए गए हैं जिनसे ये बात पता लग रही है कि नागभट्ट शकीन ने निश्चित रूप से इन क्षेत्रों को आपके जीता है। तुरस्क की मैंने पहले बात कर ली थी, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुरस्क क्षेत्र। जो आपके अब देखो ये जो प्राचीन शैली में नाम दिखे गए हैं, जो अनर्थ क्षेत्र है उसका मतलब हो गया उत्तरी काठियावाड़, जो आपके गुजरात वाला भाग है उसके लिए आपके शब्द आता है विद्यार्थियों। तो जो उत्तरी काठियावाड़ का क्षेत्र है उसके लिए आपके अनर्थ क्षेत्र आपका शब्द आया। और आप सब जानते हैं जो आपके मालवा है वो तो पता ही आपको, किरात क्षेत्र ये हिमालय क्षेत्र है, ये आपके हिमालय क्षेत्र आप मान लीजिए कोई। और वत्स क्षेत्र आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास एक जगह है आपके, उसमें कौशाम्बी क्षेत्र उसको मान लिया गया है। मालवा हमारे मध्य भारत का भाग है। और तुरस्क यानी आपके पश्चिमी क्षेत्र के जो आपके मुस्लिम आपके शासक हैं उनके द्वारा संचालित जो क्षेत्र है उसके लिए आपके तुरस्क क्षेत्र आया हुआ है, तो उनको परास्त करने का भी अक्षर इनको दिया गया है। इसमें राजस्थान के संदर्भ में एक और है, अभी हम नाम दिए है मत्स्य क्षेत्र। सब जानते हैं कि जो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान वाला भाग है उसको जीतने का श्रेय भी आपके नागभट्ट शकीन को दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो अनर्थ क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, तुरस्क क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, किरात क्षेत्र है और फिर आपके जो वत्स क्षेत्र है, इनको भी जीतने के श्रेय आपके ग्वालियर प्रशस्ति में जिस शासक को दिया गया है वो है आपके नागभट्ट शकीन। नाम खूब सारे हैं और लेकिन क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कई बार ऐसी एक लाइन आ जाती है और पूछ लेते हैं ग्वालियर प्रशस्ति में लाइन किस शासक के संदर्भ में कही गई है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमने एक दो को नाम पढ़ा था मलेच्छ, हमने पहले भी कह दिया, जो मूलतः भारतीय नहीं थे, जो बाहर से भारत में आए थे और आर्य संस्कृति स्वीकार नहीं करते थे, उनको प्राचीन संस्कृति जो आपकी प्राचीन हमारे संस्कृत भाषा ग्रंथ उसमें मलेच्छ कहा गया। इसी प्रकार तुरस्क जो हमारे भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर आपके अरब और सिंध क्षेत्र के शासक अपने शासन करते थे, उस क्षेत्र को बोला गया था आपके तुरस्क। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इतने सारे हमने विजय देख ली, तो उन विजयों से एक बात तो क्लियर होगी कि जो नागभट्ट शकीन है उनका साम्राज्य निश्चित रूप से बड़े भूभाग में फैला हुआ था। उत्तर में इनका साम्राज्य आपके हिमालय तक था, ये बात हमें यहाँ से पता लग जाती है ग्वालियर प्रशस्ति में। दक्षिण में इनका क्षेत्र विद्यार्थी आपके नर्मदा नदी तक था और पश्चिम में ये आपके काठियावाड़ गुजरात तक फैले हुए थे और पूर्व में आपके बंगाल तक थे। तो इस प्रकार से नागभट्ट शकीन का हम क्षेत्र देखेंगे तो लगभग आपके उत्तरी भारत है उसमें, जिसमें उत्तरी पश्चिम का क्षेत्र भी है, उत्तरी पूर्वी भारत का भी भाग है। इतने बड़े क्षेत्र के आपके शासक रहे हैं और इतने बड़े क्षेत्र को लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों से उन्होंने भारतीय क्या किया आपके सुरक्षा की। इनका अंतिम समय बड़े रोचक तरीके से गुजरा। एक आपके विद्यार्थियों ग्रंथ है जिनका नाम है आपके प्रभावक चरित्र, थोड़ा सा नाम याद रख लेना भाई, ग्रंथ है प्रभावक चरित्र। और इस प्रभावक चरित्र जो आपके ग्रंथ है, इस ग्रंथ के जो रचयिता है वो आपके चंद्र प्रभु सूर्य, हालांकि लेखक के नाम नहीं पूछेंगे आपसे, चंद्र प्रभु सूर्य। और इस पुस्तक में इस ग्रंथ में बात बताई गई है कि जो नागभट्ट शकीन है उन्होंने अपने अंतिम समय में उनका जो विचार है, उनका जो ध्यान है आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर चला गया और उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और गंगा नदी में उन्होंने जल समाधि लेकर अपने जो जीवन है उसको समाप्त किया। तो गंगा नदी में जल समाधि लेने वाला काम जिस आपके शासक ने किया है वो और कोई नहीं विद्यार्थी आपके नागभट्ट शकीन है। हमारे लिए ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमने ऐसी एक बात आपके मंडोर के शाखा के एक शासक के संदर्भ में पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो वे शासक जो वीणा बजाने में निपुण था, जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार भी वह शासक है जिन्होंने गंगा नदी के अंदर आपके जल समाधि ली थी। तो यहां पर हमें दो शासक मिल रहे हैं गंगा में जल समाधि। तो एक तो आपके मंडोर के प्रतिहार जोट प्रतिहार और एक बिनवाल शाखा के जो प्रतिहार है उसमें हमें नागभट्ट शकीन का नाम दिखाई देता है। भगवती धर्म के बड़े ये भक्त थे। इन्होंने शिव और विष्णु इन दोनों देवताओं के मंदिर बुचकुला जोधपुर के अंदर बनाए थे। बुचकुला क्षेत्र गांव है, ये जोधपुर का भाग है और यहाँ उन्होंने शिव जी और विष्णु भगवान से जुड़े हुए आपके मंदिर बनाए थे और भगवती धर्म के समर्थक थे। हम आगे देखेंगे जो आपके मीर भोज हैं वो भी आपके भगवती धर्म के समर्थक थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गुर्जर प्रतिहार शासक हैं जो भगवती धर्म के समर्थक थे, उनके अनुयायी थे।
ये सारी बातें विद्यार्थियों आपके नागभट्ट सेकंड के संदर्भ में है। टाइम थोड़ा लग गया नागभट्ट सेकंड के बारे में पढ़ते हुए, लेकिन खूब सारी बातें पढ़ी है हमने, कई सारी किताबों को संदर्भित करते हुए बात देखी है। जो हमारी मूल पुस्तकें होती है, जो पुरानी जो हमारी राजस्थान बोर्ड की आपकी पुस्तकें चलती थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़ी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ऐसे स्वतंत्र लेखक भी हैं जो अच्छा खासा लिखते हैं। हमने उन सारी बातों को, हम सारे ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए इन शासक के बारे में पढ़ा है। लेकिन हमने उसको ऐसा पढ़ा है, देखो इतिहास में एक तो आप क्या करते हो, कई बार युद्ध वगैरह रटते हो, जैसे उन्होंने पाल राजाओं संघर्ष किया, उन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं संघर्ष किया, लेकिन हम ये नहीं भूलते, हम ये भूल जाते हैं और हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि जो संघर्ष हुआ है उसके पीछे प्रमाण क्या है, उसके पीछे जो हमारे साहित्यिक स्रोत किया है, हमारे जो अभिलेख की स्रोत किया है, उनको पढ़ने से हमारे विचार थोड़े से आपके परिपूर्ण होते हैं, सोचने और समझने के दायरा बढ़ता है। इसलिए केवल युद्ध को नहीं पढ़े, उस युद्ध के पीछे जो साक्ष्य है, चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो, चाहे वो अभिलेख के साक्ष्य हो, उनको भी देखें, उनमें और क्या बात आई हुई है। इस प्रकार से जो हमने पढ़ने का प्रयास किया। नागभट्ट सेकंड के बाद में नागभट्ट सेकंड और इष्टा देवी की संतान थे आपके रामभद्र, वो शासक बने। तो जो अगले हमें शासक नजर आ रहे विद्यार्थियों आपके रामभद्र, नागभट्ट सेकंड और इष्टा देवी के संतान थे और 833 से लेकर 836 लगभग 3 साल तक उन्होंने शासन किया। 833 से लेकर 836 ईस्वी सन तक इनका आपके शासन रहा। एक निर्बल शासक थे रामभद्र निश्चित रूप से, और लेकिन देखिए निर्बल शासक थे, लेकिन फिर भी उनकी जो उपाधि मिलती है परम भट्टारक महाराज परमेश्वर, ये उपाधि इनकी भी नजर आती है। कई बार परीक्षा में क्या होता है, कोई शासक होता है, उसके 4 कथन आते हैं और उसमें सबसे पहले कथन ये दे दिया जाता है कि रामभद्र एक निर्बल शासक थे, फिर सेकंड कथन ये आ जाता है कि उन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि ली। तो हम सोच लेते हैं कि निर्बल शासक है तो इतनी बड़ी उपाधि नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्बल शासक जरूर है, कई सारे क्षेत्र इनके हाथ से निकले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर जैसी एक उच्च कोटि की आपकी उपाधि उन्होंने भी ग्रहण की है। कालिंगर क्षेत्र इन्हीं के समय स्वतंत्र हुआ था। जो कालिंगर क्षेत्र है, अभी हमने देखा था नागभट्ट सेकंड ने कालिंगर के क्षेत्र में कुछ आपके भूदान दिया था, उसके बाद वो कर्ण कहलाए थे। हम सब जानते हैं कि जो कालिंगर का क्षेत्र है वहां पर फिर बाद में चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया था। तो जो कालिंगर गुर्जर प्रत्यारों का अधीन था, रामभद्र के समय स्वतंत्र हो गया। हालांकि हम देखेंगे मीर भोज के समय वापिस जो कलिंजर का भाग है, कलिंजर क्षेत्र है, वापिस आपकी गुर्जर प्रत्यारों के पास आ जाएगा, यूपी के आसपास का आपके क्षेत्र है। तो कालिंजर इनके समय स्वतंत्र हो गया है। अगर हम दूसरी बात करें तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में उन्होंने भी भाग लिया था। पाल वंश के शासक थे देवपाल, देवपाल से इनका संघर्ष हुआ था। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात यह है कि देवपाल से भी परास्त हो गए थे। यहाँ पर देवपाल विजय हुए हैं, तो परास्त होने वाले शासक है वो विद्यार्थी आपके रामभद्र है। और जैसे ही परास्त हुए तो जो कन्नौज, जिसको नागभट्ट सेकंड ने राजधानी बनाया था, इस कन्नौज पर फिर से पाल वंश के शासकों का अधिकार हो गया। हम देखेंगे ये वापिस क्षेत्र दोनों लेने वाला काम मीर भोज करेंगे। मीर भोज वापिस कालिंगर क्षेत्र को जीतेंगे चंदेल वंश के शासकों से। हम देखेंगे आगे जय शक्ति नाम रहेगा, उसको देखेंगे उसको बाद में। और देवपाल को भी आगे परास्त करके, देवपाल और नारायण पाल को परास्त करके वापिस आपके कन्नौज जीतने का काम, उसे राजधानी बनाने का मीर भोज करेंगे, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों एक और बात इनका ये कि इनका आपके जो संघर्ष है वो तुरस्क से भी हुआ था। तो अभी हमने देख लिया उत्तर पश्चिम रहने वाले जो आपके मुस्लिम शासक थे उनको तुरस्क कहा गया था, और उनसे भी इनका आपके संघर्ष हुआ। अब कुछ आपके यहाँ पर एक विवादास्पद स्थिति है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इन तुरस्क के क्षेत्र से युद्ध करते हुए ये आपके वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन एक आपके विद्यार्थियों, आप सब जानते हो कि राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो आपके, माफ कीजिए, जो हर्ष चरित्र पुस्तक है जिसके रचयिता थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में इस बात को उल्लेख किया था कि जो मीर भोज है, जो भोज प्रथम है, उन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। और उसके बाद में मीर भोज या भोज प्रथम पर पितृहत्या का आरोप लगा था। एक बात तो वो कही जाती है कि रामभद्र की हत्या उन्हीं के पुत्र वीर भोज या भोज प्रथम ने कर दी। ये बात हमें हर्ष चरित्र से पता लगती है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है। कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनसे पता लगता है कि रामभद्र तुरस्कों से संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष में आपकी वीर गति को प्राप्त हो गई। इनमें ज्यादा सही क्या, ज्यादा सटीक क्या है, उस बात की ओर तो नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों बात हमें पता होना चाहिए ताकि परीक्षा में कैसा भी कथन और संदर्भित वाला प्रश्न आए तो वह हमें चूकना नहीं है, वह हमें इस प्रश्न को गलत नहीं करना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ने जो नागभट्ट सेकंड है उनकी जो बची बातें, सैन्य उपलब्धि उनकी बात की, और उसके बाद में नागभट्ट सेकंड के बाद उनके जो लड़के हैं रामभद्र उनकी बात की। अब जो रामभद्र और अप्पा देवी की संतान है, जिसको हम सब जानते हैं वीर भोज या भोज प्रथम, प्रतिहार हो, चाहे वो किसी भी शाखा का प्रतिहार हो, उनमें सबसे जो लंबे समय तक शासन करने वाले, लगभग 49 साल तक उन्होंने शासन किया था। 1836 से लेकर 1885 तक उन्होंने शासन किया था।
सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे, सबसे योग्य शासक थे, सबसे अधिक उपलब्धियों को ग्रहित करने वाले शासक थे। तो अब हम जो हमारे वीर भोज या भोज प्रथम है, उन्होंने किस प्रकार से शत्रु को जीता है, उनकी क्या क्या सामान्य जानकारी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हमें पढ़नी चाहिए, उन सभी बातों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। रामभद्र के बाद में जो अगले शासक हैं, वे शासक के विद्यार्थी आपके वीर भोज। बड़े ही प्रतापी शासक थे और राजस्थान की इतिहास या राजस्थान की आपकी हिस्ट्री पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और वीर भोज कह लीजिए, फिर आपके भोज प्रथम कह लीजिए। इन्होंने जो 836 से लेकर विद्यार्थियों आपके 885 तक आपके शासन किया है। अभी देख चुके हैं जो आपके रामभद्र थे और अप्पा देवी थी, इनकी संतान थे। अब विद्यार्थियों, वीर भोज अपना आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जब भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो एक परिस्थिति बनती है कि अगर गुर्जर प्रतिहारों को अच्छा सवाल आता है तो हम देखते हैं कि वो सवाल कहीं ना कहीं वीर भोज या भोज प्रथम से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे शासकों में सवाल नहीं आते हैं, दूसरे शासकों में सवाल पूछते हैं, दूसरी स्थिति में सवाल पूछते हैं, लेकिन एक वंश जिसके सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर कोई है तो निश्चित रूप से उनसे सवाल पूछने की आपकी संभावना बनी रहती है। हम यहाँ पर वीर भोज की दो स्तर बातें करेंगे, एक तो हम इनके सामान्य परिचय की बात करेंगे, फिर इनकी उपलब्धि की बात करेंगे। तो सामान्य परिचय से भी कई बार आपके अच्छे खासे सवाल आने की संभावना रहती है, और जब कोई शासक एक अच्छे व्यक्तित्व का और गुणशील हो या फिर उसके जो व्यक्तित्व बहुआयामी हो, तो वहां तो हमें निश्चित रूप से इसको आराम से पढ़ना ही चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनके आयाम से, जो भी उनके जो नजरिए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको हम छोड़े नहीं। सबसे पहली बात तो ये प्रतिहारों के सबसे महत्वपूर्ण शासक है, चाहे वो मंडोरों को ले लीजिए, चाहे फिर वो आपकी जालोर शाखा के किसी भी शाखा को ले लीजिए, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले या फिर हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर कोई है प्रतिहारों, तो वह आपके वीर भोज या फिर आपके भोज प्रथम। कई सारे से अभिलेख के साक्ष्य है, कई सारे से साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, वीर भोज के बारे में, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है, उनकी उपलब्धि की जानकारी मिलती है, उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होती है, सरलता होती है। जैसे वराहलेख, वराहलेख वह अभिलेख की साक्ष्य है जिसमें पहली बार हमें एक अभिलेख की साक्ष्य के रूप में वीर भोज की जानकारी मिलती है। उनके हमें इसे अब जो तिथि है उनके कालक्रम में उसकी जानकारी मिलती है। तो जो पहले हम यहाँ पर यही बात करेंगे तो वराह अभिलेख है। वराह अभिलेख हमें इनके सर्वप्रथम जानकारी देता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होगी। और देखो ये बात वहां पर भी काम आएगी जब कई बार हमें कई ऐसे अभिलेख दे दिए जाते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन से अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के संबंध में जानकारी देते हैं या नहीं देते। तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें डिटेल से पढ़ा होगा। फिर अगर बात करें विद्यार्थियों राज तरंगिणी की, आप सब जानते हैं एक हमारे प्राचीन काल के बहुत ही अच्छे विद्वान स्कॉलर लेखक हुए हैं कल्हण, और कल्हण जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगिणी, उन्होंने भी आपके अपनी पुस्तक के अंतर्गत वीर भोज की उपलब्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा था जो हिमालय क्षेत्र है, जो कश्मीर का क्षेत्र है, मान लीजिए उसे कश्मीर के क्षेत्र को विजित करने का काम, उसके आसपास के क्षेत्र को जीतने का काम वीर भोज ने किया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ते हैं, नागपट सेकंड के बारे में पढ़ लिया, वीर भोज के बारे में पढ़ लिया, तो उनकी उत्तरी सीमा, उनके साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय तक जा पहुंचती है। इसी प्रकार से जो पंजाब क्षेत्र है उसको जीतने के श्रेय भी आपके कल्हण अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में वीर भोज को देते हैं। तो जो यहाँ पर दूसरी बात है वो है आपके कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी, बड़ी चर्चित पुस्तक है और कश्मीर के इतिहास पर इसे एक प्रकार से प्रामाणिक पुस्तक माना गया है। और इस राज तरंगिणी में एक तो कहा गया है कि जो हिमालय क्षेत्र है, ये फिर हम कह सकते हैं कश्मीर के क्षेत्र, यहां तक आपके जो आपके वीर भोज है उनकी साम्राज्य फैला हुआ था। और दूसरा जो आपके पंजाब का क्षेत्र है उससे भी जो जीतने का श्रेय है वो आपके राज तरंगिणी पुस्तक में वीर भोज को दे दिया गया है। फिर हमने अभी देखा था कि बाणभट्ट की पुस्तक थी हर्षचरित, और हर्षचरित में बात कही गई थी कि वीर भोज ने या भोज प्रथम ने गद्दी प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। और इसके बाद में एक प्रकार से जो आपके वीर भोज है उन पर पितृहत्या का आपके आरोप लगाया गया था। तो एक और हमसे यहाँ पर साहित्यिक जानकारी मिल रही है वो है हर्षचरित, हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है इसमें, और ये लिखने वाले थे विद्यार्थी आपके बाणभट्ट, और बाणभट्ट में इनके लिए पितृहंता ये आपके उपयोग लिया गया है क्योंकि इन्होंने
देखो ये बात सच भी हो सकती है और सच नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हो सकती है। क्योंकि हम एक बात और देखते हैं कि रामभद्र तुरंत कुछ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन क्योंकि वीर बहुत जुड़ी बात है, वो कुछ हद तक सही भी हो सकती है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है। इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि यही बात सत्य है, ये बात सत्य हो सकती है और यही बात सत्य है, इसमें अंतर है जहां पर हम एक प्रकार से लाइन खींच देते हैं कि यही बात है और हो सकती है, वहां पर हम थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हम जो बोल रहे हैं, जो हम जो कह रहे हैं, जो हम जो विचार कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय उसमें परिवर्तन हो जाए। दोनों बातें आपके अलग अलग है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं इन्होंने हत्या की होगी, ये कह रहा हूं की है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। ये बात बताई गई है चरित्र में कि शायद इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूर्णतः हम इस बात को सत्य स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि और भी कई सारे हमें स्रोत है, कुछ और बातें बताती है। तो ये तो और हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखेंगे जो अरबी यात्री थे आपके सुलेमान, और जो सुलेमान थे वो सुलेमान मीर भोज के सभी आपके गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य में आए थे। तो अरबी यात्री थे आपके सुलेमान। हालांकि इनके बारे में आगे डिटेल्स और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वो बात पढ़ लेते हैं जिनसे हमें इनकी सामान्य जानकारी मिलती है। आप देखते हो कि एक तो अल मसूदी आए थे अरबी यात्री और एक सुलेमान आए थे। तो सुलेमान जो आए थे वो आपके मीर भोज के समय आए हुए हैं। जो अल मसूदी आए थे तो अन्य अलग शासक आएंगे महिपाल प्रथम, उनके समय आपके अल मसूदी आपके भारत यात्रा पर आए थे, ये प्रत्यार वंश साम्राज्य में आए थे। अब जो आपके ये सुलेमान है, ये कई सारी बातें कहते हैं जिनसे हमें मीर भोज के व्यक्तित्व को जानने में हमें आसानी रहती है। जैसे ये कहते हैं कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कोई थे तो मीर भोज थे। उनके पास एक बहुत बड़ी अश्व सेना थी और वह जो आपके अरब क्षेत्र है, जो आपके तुर्क क्षेत्र है, उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। अरब क्षेत्रों के लिए सबसे बड़े अवरोध का काम करने वाले थे। इसके अलावा इनके साम्राज्य में सोने और चांदी की कई सारी खदानें थी और इनके क्षेत्रों में कभी चोर डकैती लूटमार जैसी कोई घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये सारी बातें विद्यार्थी जो कहने का काम करते हैं वो आपके सुलेमान है। तो सुलेमान ने जो कथन किए हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो इनको सबसे प्रभावशाली शासक माना है, तत्कालीन भारत का सबसे प्रभावशाली शासक। इसके बाद में जो दूसरी इनके लिए बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि इनके पास एक बहुत बड़ी अश्व सेना थी। उस समय भारत में हम बात कर सबसे बड़ी अश्व सेना इन्हीं के पास थी। तीसरा, इनको अरबों का शत्रु या फिर आपके अवरोधक कहा गया है, यानी अरब क्षेत्र के लोगों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके जो हमले हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर इनके जो साम्राज्य इसमें सोने और चांदी की खदानें हैं, मतलब उस समय जो इनका साम्राज्य था वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ था। यहां से हमें ये बात पता लग जाती है। फिर ये कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में चोरी या फिर आपके लूटमार या फिर आपके डकैती जैसी घटनाएं में देखने को नहीं मिलती है। शांत क्षेत्र था, व्यापारियों के लिए शांत था। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों जो यात्री हमें बता रहा है वो कोई नहीं आपके सुलेमान। एक बात परीक्षा में पूछ लेते हैं कि सुलेमान के निम्नलिखित में से कौन से कथन मीर भोज से जुड़े हुए हैं या कौन से कथन मीर भोज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सारे कथन सारे तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें कही है, लेकिन हमने वो सारी बातें निकालने का प्रयास किया है जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछ ली जाती है, जिनकी परीक्षा में पूछने की संभावना आपके बनी रहती है। तो उस संदर्भ में हमने ये बात की है। इसके बाद विद्यार्थियों अभी मैंने बात की थी अल मसूदी। जो अल मसूदी थे वह आपके महिपाल प्रथम के समय आए थे। तो जो अगले जो अरबी यात्री हैं आपके अल मसूदी है, और जो अल मसूदी हैं ये महिपाल प्रथम के समय आए थे। लेकिन अल मसूदी के विवरण से हमें मीर भोज की भी जानकारी मिलती है और वो जानकारी बड़ी रोचक है। जैसे ये मान लिया गया था कि अरब क्षेत्र के शासक और मीर भोज के बीच में कई बार आपके संघर्ष हुए हैं और उन संघर्षों में मीर भोज हर बार आपके विजय होते हैं और अरब क्षेत्र के शासकों को कई बार आपके आर्थिक और आपके राजनीतिक हानि उठानी पड़ती थी। और वो मीर भोज के हमले इतने तेज गति से होते थे कि अरब क्षेत्र के शासकों से मिलने का आपके अवसर भी नहीं मिलता था। तो ये बात विद्यार्थियों आपके अल मसूदी कहते हैं। और कई बार तो अरब क्षेत्र के शासक इतने भयाक्रांत हो जाते थे, इतने डर जाते थे कि वो मीर भोज के हमलों को देख ही नहीं पाते थे। तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए, तो अरब क्षेत्र की जो शासक है उन्होंने एक युक्ति निकाल रखी थी। उन्होंने क्या किया, मुल्तान आधुनिक पाकिस्तान में है, तो मुल्तान क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, एक आपके मंदिर बना लिया। ऐसा कहा गया कि उन्होंने मुल्तान क्षेत्र में एक मंदिर बना लिया और जब भी आपके मीर भोज अरब क्षेत्र पर हमला करते तो ये जो आपके अरब क्षेत्र के शासक है वो मीर भोज को एक प्रकार से भयभीत कर देते कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम इस मुल्तान क्षेत्र का जो मंदिर है उसको हम ध्वस्त कर देंगे।
और फिर कहते हैं कि दोनों में समझौता हो जाता था और मीर भोज अपने जगह चले जाते थे और अरब क्षेत्र के शासक भी अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहते थे। तो एक प्रकार से मीर भोज के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने मुल्तान में एक मंदिर बना लिया और उस मंदिर को तोड़ने का डर दिखाकर ही मीर भोज को उनके क्षेत्रों में आक्रमण करने से रोक दिया जाता था। तो ये बात हमें और कोई नहीं, एक अरब यात्री अल मसूदी वही आपके बता रहे हैं। और अल मसूदी के बाद में बात करूं मैं, तो अगले जो हमें इसी प्रकार के एक और यात्री हैं, एक और आपके लेखक हैं, उनसे भी हमें इनकी जानकारी मिल जाती है। इनका नाम है बिलादुरी। तो जो बिलादुरी है उनसे भी हमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों आपके जो मीर भोज है उनके संबंध में कई हमें जानकारी मिलती है। जैसे बिलादुरी भी कथन कहते हैं कि जो आपके मीर भोज है उनके आक्रमणों से अरब क्षेत्र के शासक इतने भयाक्रांत हो चुके थे, इतने डर चुके थे कि उनको कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अरब क्षेत्र के जो शासक है उन्होंने अल हिंद की सीमा पर, अल हिंद का मतलब हो गया जो अरब क्षेत्र के लोग जो भारत और आज आधुनिक पाकिस्तान उसके आसपास के क्षेत्र को अल हिंद बोलते थे, तो अल हिंद के क्षेत्र में उन्होंने एक झील के किनारे एक शहर बसा लिया था, एक नगर बसा लिया था जिसको बोलते हैं अल महफूज। तो जो अल महफूज क्षेत्र है, ये अल महफूज क्षेत्र आपके अरब निवासियों ने बना लिया था, अरब शासकों ने बना लिया था। और इस क्षेत्र को बनाने के पीछे, इस नगर को बनाने के पीछे कारण यही था, मंशा यही थी कि ये आपके जो मीर भोज के आक्रमण है उन मीर भोज के आक्रमण से बच सके। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके तीनों यात्रियों के विवरण देखो। सुलेमान जो आपके विवरण हमें दे रहा है उनसे हमें यही पता लग रहा है कि निश्चित रूप से मीर भोज एक प्रतिभाशाली शासक है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर अगर हम अल मसूदी की बात करेंगे तो वो यहां तक कहते हैं कि अरब क्षेत्र के शासकों ने मीर भोज के आक्रमणों से बचने के लिए एक प्रकार से उनके हमलों से होने वाली हानि से अपना आप बचाने के लिए मुल्तान में अंदर एक आपके मंदिर बना लिया और उस मंदिर को एक प्रकार से सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया। और बिलादुरी तो यहाँ तक कह रहा है कि अरब क्षेत्र के शासकों को मीर भोज से छुपने की जगह नहीं मिली। अंत में एक झील के किनारे उन्होंने अल महफूज एक शहर बसाया जहां पर वो आपके जो मीर भोज है उनके हमलों से वो आपके बच सकते थे। तो कितनी सारी बातें हमें मीर भोज के बारे में पता चलती है। हम क्या करते हैं कि सारी बातें तो पढ़ते नहीं है या फिर वन लाइनर कोर्स पढ़ते हैं, टूटी हुई चीजें पढ़ते हैं, उनको जोड़ कर नहीं पढ़ते हैं। अलग अलग जगह पर चीजें पढ़ने से फिर हम उनको जोड़ नहीं पाते हैं। जब इनको चीजें जोड़ नहीं पाते हैं तो किसी भी व्यक्तित्व की हमें जो उसकी जानकारी है, जो उसका जो मूल है, तो जब हम किसी की प्रमाणिक बातें हैं उसको हम सही तरीके से न तो समझ पाते हैं, ना फिर हम आने वाले जो बच्चे उनको सिखा पाते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी बातें, जैसे अगर इनकी उपाधि अगर हम देखेंगे तो इनकी उपाधियों से भी इनकी कई हमें सामान्य जानकारी पता लगती है, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लग जाता है। जैसे जो आपके मीर भोज है, मीर भोज ने जो ग्वालियर प्रशस्ति इनसे जुड़ी हुई है उसमें इनके लिए आदि वराह शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति में इनके लिए जिस उपाधि का इस्तेमाल किया गया है वह है आपके आदि वराह। और ग्वालियर प्रशस्ति में ही इनको जो अगस्त्य ऋषि है, जो अगस्त्य ऋषि है, उस अगस्त्य ऋषि से भी इनको महान बताया गया है। तो ये दोनों बातें हैं कि अगस्त्य ऋषि से महान या श्रेष्ठ या फिर आदि वराह, ये दोनों ही बात विद्यार्थियों मीर भोज के बारे में कही गई है और जिस अभिलेख में की गई है वो और कोई नहीं, आपके ग्वालियर प्रशस्ति है। इसके बाद में जो दौलतपुर अभिलेख है जिसकी चर्चा हमने कई बार कर ली है, जो दौलतपुर लेख है उस दौलतपुर लेख में मीर भोज को प्रभास कहा गया है। तो मीर भोज के लिए विद्यार्थी प्रभास शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बगरुमा लेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, इसको भी थोड़ा आप देखेंगे भाई, आगे काम आएगा आपका भी। लेखिए जो बगरुमा लेख है, इस बगरुमा लेख में मीर भोज को समस्त पृथ्वी का विजेता कहा गया है। समस्त पृथ्वी का विजेता या समस्त संसार को जीतने वाला कहा गया है। और क्योंकि इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, तो चांदी और तांबे के सिक्कों में इनको आदिवरा, श्री मदादिवरा जैसे आपके कह सकते उपाधि दी गई है। तो अगली उपाधि हम देखेंगे, जो इनके सिक्के हैं उन सिक्कों के अंतर्गत आपके एक तो आपके बन जाएगा श्री मदादिवरा, श्री मदादिवरा जो उपाधि है, ये उपाधि विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल की गई है। आदिवरा की उपाधि मैंने पहले भी लिख दी है और अगर आप लिखना चाहो तो देख लो, इनकी एक और उपाधि मिलती है वो है आदिवरा। हालांकि आदिवरा उपाधि ग्वालियर प्रशस्ति में भी आपके मिल जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो इनके जो सिक्के थे चांदी और तांबे के, जिसपे इनकी उपाधि लिखी गई थी श्री मदादिवरा, एक लेख है, एक लिखी हुई बात है। और उनके सिक्कों की जो पृष्ठ भाग होता थे उस पृष्ठ भाग में वराह की मूर्ति का अंकन होता था। थोड़ा इसको ध्यान रखना भाई,
जैसे सिक्के होते हैं तो सिक्के के एक तरफ तो आपके वराह की मूर्ति अंकित होती है, मूर्ति का अंकन हो गया, और दूसरी तरफ जो लेख लिखा हुआ होता था वो होता था विद्यार्थियों श्री मदादिवरा। और इस लेख से ही पता लग रहा है कि श्री मदादिवरा उपाधि किनकी रही विद्यार्थियों आपके ये, और कौन है आपके मीर भोज जी हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कई सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी है इनके सामान्य जानकारी के संदर्भ में। सबसे पहले हमने देखा कि वराह अभिलेख इनकी सर्वप्रथम जानकारी देता है। फिर आपके हमने देखा कि जो आपकी राज तरंगिणी है किस प्रकार से इनके क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र जीतने की बात करते हैं। फिर आपके जो हम कह सकते हैं कि जो बाणभट्ट की हर चरित्र है वो उनको पितृहंता तक कह देती है, इन पर पिता के हत्या का आरोप भी लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अरबी क्षेत्र के जो यात्री सुलेमान, उनकी बात देख लेते हैं। फिर महिपाल प्रथम से आने वाले अल मसूदी, हम उनकी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद बिलादुरी जो अल महफूज नगर बसाने की बात करता है, उनकी भी बात हमने देख ली। और अंत में हमने इनकी उपाधि देख ली है, और उपाधि में अगस्त ऋषि से भी श्रेष्ठ आदिवरा बताया गया है, दौलतपुर लोक में प्रभास बताया गया है, बगरुमा लेख में समस्त पृथ्वी विजेता बता दिया गया है। सिक्कों पर वापिस आदिवरा श्री मदादिवरा का अंकन है, और सिक्कों के पृष्ठ भाग पर वराह मूर्ति का अंकन है। ये भी भगवती धर्म के आपके, भगवती देवी के आपके समर्थक थे। वराह आपसे पता लग रहा है कि ये भी आपके भगवती देवी के आपके अनुयायी रहे। एक विद्यार्थियों हमने इनके बारे में बात की थी, देखो अरबों का शत्रु या अरबों के नाशक या अरबों के अवरोधक, ये उपाधि आपके निश्चित रूप से आपकी इनकी है। लेकिन एक हमने नागभट्ट प्रथम से उपाधि पढ़ी थी म्लेच्छों का नाशक, तो म्लेच्छों के नाशक की उपाधि नागभट्ट प्रथम की है, और अरबों के शत्रु या अरबों के अवरोधक ये उपाधि मीर भोज की मिलती है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में नागभट्ट सेकेंड की कुछ सैनिक उपलब्धि की बात की, फिर हमने रामभद्र की बात की, और अब हमने मीर भोज या भोज प्रथम जिन्होंने लगभग लंबे समय तक 49 साल तक आप शासन किया है, उनकी हमने सामान्य जानकारी की बात की। अब अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें मीर भोज की जो सैनिक उपलब्धि है उनकी बात करेंगे, कैसे उन्होंने सजाती मंडोर के जो प्रतिहार उनको हराया, कैसे कालिंदी क्षेत्र को जीता, किस प्रकार से कलचुरी वंश को परास्त किया, कैसे उन्होंने राष्ट्रकूट संघर्ष किया, कैसे उन्होंने पाल वंश संघर्ष किया, कैसे उन्होंने हरियाणा के क्षेत्र पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के काठियावाड़ को जीता, और ऐसी खूब सारी बातें, कैसे उन्होंने आपके अरब क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र से आने वाले आक्रमणों से उत्तरी पश्चिम भारत की सुरक्षा की, वो सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। जो सारी बातें डिटेल्स हम सैनिक उपलब्धि पढ़ेंगे इनकी। आप अच्छी तरीके से पढ़े, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, क्लास समझ में आए एक दो बार और देखें, पुस्तकों का अध्ययन करें, और एकदम आगे निश्चित होकर एक शांति से, गहराई से और विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, ताकि लंबे समय तक वो आपको याद रहे और परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल हो जाए। अगली क्लास में हम मीर भोज की सैनिक उपलब्धि की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।